किसान भाइयों, गेहूं में उपज कम होने के 10 वैज्ञानिक कारण आज हम आपको बताएंगे। और ये भी हम आपको बताएंगे कि कैसे इसका समाधान किया जाए, कैसे हम कम उत्पादन से बच सके, कैसे हम अपने गेहूं की फसल में ज़्यादा उत्पादन ले सकें। तो आज की पूरी वीडियो किसान साथियों आप ज़रूर देखिएगा, और कुछ भी आपके मन में अगर सवाल है या कोई भी आपके मन में सुझाव है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। किसान साथियों, गेहूं की फसल में बढ़िया पैदावार पाने के लिए हमें बहुत सारी बातों का ध्यान देना पड़ता है। तो 10 ऐसी कौन सी वजह हैं जिससे हमारा उत्पादन कम रह जाता है। सबसे पहले पहली वजह जानते हैं। पहली वजह होती है फास्फोरस की कमी। किसान साथियों, अगर हमारे खेत में फास्फोरस तत्व की कमी हो जाएगी तो भी हमें उत्पादन में कमी देखने को मिलेगी। तो फास्फोरस के वैसे तो बहुत सारे कार्य होते हैं, लेकिन मुख्य कार्य होता है जड़ों के विकास में सहायता करना, तने के विकास में सहायता करना, जिससे फसल में कल्ले का फुटाव भी अच्छे से हो पाता है। कई बार फास्फोरस की कमी की वजह से भी हमारे फसल में कल्ले कम आते हैं। तो मुख्य वजह, पहली वजह जो होती है फास्फोरस की कमी। अब यह कमी होती क्यों है? हम डीएपी या तो कम मात्रा में डाल पाते हैं, या फिर हम डीएपी के अलावा भी बहुत सारे खाद्य होते हैं जिसमें फास्फोरस पाया जाता है। एक तो डीएपी हो गया, एसएसपी यानी सिंगल सुपर फास्फेट हो गया, एनपीके हो गया। एनपीके बहुत तरह से आते हैं, एनपीके 12-32-16, एनपीके 10-26-26, एनपीके 14-35-14, एनपीके 20-20-0-13। तो कई बार क्या होता है कि हमें बुआई के समय डीएपी नहीं मिल पाती है, तो हम क्या करते हैं कि हम खाद का इस्तेमाल ही नहीं करते। जब हमें बाद में मिलती है हम तब डालते हैं। ऐसा आपको नहीं करना है। बुआई के समय जो भी आपको फास्फोरस के रूप में खाद मिले, डीएपी नहीं मिलती है कोई बात नहीं, आप सिंगल सुपर फास्फेट के साथ बुआई कर सकते हैं, आप कोई भी एनपीके के साथ बुआई कर सकते हैं। तो अगर हम डीएपी की बात करें तो 50 से 55 किलो पर एकड़ के हिसाब से आपको डीएपी खाद का इस्तेमाल अपने गेहूं की फसल में करना होता है। इस बात का ध्यान देना है। अगर कोई वैरायटी इससे ज़्यादा उत्पादन देने की क्षमता रखती है तो उसमें भी आपको डीएपी की मात्रा भी बढ़ा के इस्तेमाल करना है। ये तो सामान्य वैरायटी के लिए पर्याप्त है, लेकिन कोई वैरायटी अगर अधिक उत्पादन क्षमता देती है, नई नई वैरायटियाँ जो आती हैं वो ज़्यादा उत्पादन देती हैं, खासकर अगेती वैरायटियाँ, तो उसमें डीएपी के साथ साथ अन्य सभी खादें थोड़ा सा बढ़ा के देना होता है। तो पहली वजह हो गई फास्फोरस की कमी। अब फास्फोरस की कमी केवल ऐसा नहीं कि हम बाद में उसकी पूर्ति कर सकते हैं। फास्फोरस एक ऐसा तत्व होता है जो अगर आप बाद में ऊपर से डालेंगे तो वो पौधे उसका ज़्यादा प्रयोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फास्फोरस एक स्थिर तत्व होता है। अगर आपने ऊपर से डाल दिया तो ऊपर ही रह जाएगा। अगर इसीलिए हम इसका इस्तेमाल बुआई के समय करते हैं, ताकि नीचे चला जाए। बुआई के साथ, जुताई के साथ हमारी जो खाद है वो भी नीचे जड़ तक पहुंच जाए। फास्फोरस पौधे की जड़ों के पास नहीं जाता है, पौधे की जड़ें फास्फोरस के पास आती हैं। इस बात का ध्यान देना है। तो फास्फोरस की कमी आपको नहीं करनी है। बाई चांस अगर मान लीजिए आपने बुआई के समय कम फास्फोरस वाली खाद डाली है, अभी आपकी गेहूँ की फसल 40, 50, 55, 60, 65, 70 ऐसे दिन के आसपास की हो गई है, यानी बालियाँ नहीं आई हैं, तो आपको एनपीके 12-61-0 कुछ पूर्ति आप इस एनपीके के माध्यम से फास्फोरस की कर पाएंगे। लेकिन बेहतर है शुरुआत में ही खाद डाल दीजिएगा, क्योंकि जड़ों का विकास नहीं होगा, कल्ले कम आएंगे, फुटाव कम होगा, उत्पादन में कमी आएगी। दूसरा मुख्य वजह होता है नाइट्रोजन का सही से प्रयोग ना करना। हम सबसे ज़्यादा अगर किसी खाद का इस्तेमाल करते हैं तो वो है नाइट्रोजन यानी यूरिया। यूरिया का इस्तेमाल भी हम सही से नहीं कर पाते हैं। यूरिया हमें अपनी फसलों में कम से कम, गेहूं की फसल की बात की जाए तो कम से कम 3 भागों में बांट के देना होता है। पहली बार आपको जो यूरिया देना होता है गेहूं की बुआई के समय हम डालते हैं। अगर आप गेहूं की बुआई के समय डीएपी का इस्तेमाल करते हैं या एनपीके वगैरह डालते हैं तो आधी मात्रा आपको देना होता है। जैसे मान लीजिए आपने डीएपी 50-55 किलो डाला तो आपको यूरिया फिर 20 से 22 या अधिकतम 25 किलो तक आप दे सकते हैं गेहूं की बुआई के समय। ऐसे ही पहले पानी पे जब आप पहली सिंचाई करते हैं 20-25 दिन के आसपास, उसके बाद आपको यूरिया देना होता है लगभग 45 किलो पर एकड़ के हिसाब से। अब यहाँ पे जो ज़्यादा उत्पादन देने वाली कोई वैरायटी है, DBW 303, 187 या फिर कोई भी नई वैरायटी भी बहुत आजकल आई हैं, तो उसमें क्या करना कि आपको 10-12 किलो यूरिया भी आपको बढ़ा के पहले पानी पे भी इस्तेमाल करना है, दूसरे पानी पे भी इस्तेमाल करना है। दूसरा पानी हम 40-45 दिन तक लगा ही देते हैं, तो उसके आसपास भी हम यूरिया डालते हैं लगभग 45 किलो, और ज़्यादा उपज देने वाली वैरायटी में यूरिया बढ़ा के इस्तेमाल करना है। अब यहाँ पे एक बात का ध्यान ये भी देना है कि अगर कोई ऐसी मिट्टी में आप गेहूँ लगाए हुए हैं जो थोड़ा सा हल्की मिट्टी है, तो वहाँ पे 2-3 बातों का विशेषकर ध्यान देना है। कभी भी आपको यूरिया खाद का इस्तेमाल जो है सिंचाई से पहले नहीं करना है, इस बात का ध्यान देना है।
और जो बहुत ही हल्की मिट्टी में लगाते हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा जो खाद है पानी के साथ नीचे जल्दी चली जाती है, पानी भी जल्दी सूख जाता है, तो ऐसी कंडीशन में आप यूरिया कई भागों में बांट के डालिए। यूरिया की कुल मात्रा आपको लेनी है 2.5 बैग से लेके और लगभग 3 बैग तक। एक सामान्य वैरायटी में 2.5 बैग, जिसमें आधा बैग यूरिया बुआई के समय और 1 बैग यूरिया पहले पानी पे, 1 बैग यूरिया दूसरे पानी पे आपको डालना है। और जो ज़्यादा उत्पादन देती है उसमें आपको पहले और दूसरे पानी पे आपको यूरिया जो है बढ़ा के इस्तेमाल करना है, यानी लगभग आपको उसमें आधा बैग यूरिया का इस्तेमाल 2 भागों में बांट के करना है। पहले और दूसरे पानी पे 10-12 किलो यूरिया आप बढ़ा के इस्तेमाल करिएगा। तो 2.5 से 3 बैग कुल यूरिया देना है। अब आप चाहे तो इसको कई भागों में बांट के भी दे सकते हैं, हर 10 दिन के अंतराल पे, हर 12 दिन के अंतराल पे, मतलब 50 दिन के अंदर संपूर्ण मात्रा देनी है। जितना कम कम आप मात्रा ज़्यादा मतलब भागों में बांट के डालेंगे उतना उसका ज़्यादा प्रयोग पौधे कर पाएंगे, इस बात का ध्यान देना है। तो दूसरा हो गया नाइट्रोजन का सही से इस्तेमाल न करना, कम या ज़्यादा मात्रा का इस्तेमाल करना। तीसरा कारण होता है पोटास की कमी। अक्सर हम यूरिया डालते हैं, डीएपी भी डालते हैं, तमाम तरह की खादों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, पोटास का इस्तेमाल नहीं करते हैं। आजकल पोटास की कमी हमारे खेत में ज़्यादा होने लगी है। पोटास की कमी से भी हमें उत्पादन में कमी देखने को मिलती है। नाइट्रोजन फास्फोरस के बाद अगर किसी तत्व की पौधे को सबसे ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है तो होता है पोटास। तो पोटास की पूर्ति भी आपको गेहूँ की बुआई के समय ही करना होता है। गेहूँ की बुआई के समय आपको पोटास 25 से लेके और 30-35 किलो पर एकड़ के हिसाब से आप इस्तेमाल करिए। जो ज़्यादा उत्पादन देने वाली वैरायटी है उसमें 35 या 37 किलो अधिकतम आप जो एमओपी पोटास 60% वाला आता है इसका प्रयोग करिएगा। पोटास की कमी आपको नहीं होने देनी है। अब बाई चांस आपने पोटास बुआई के समय नहीं डाला है, आपकी फसल अभी ज़्यादा दिन की हो गई है, तो बाद में पोटास डालेंगे तो भी वो सही से काम नहीं करेगा। इसीलिए बेहतर रहेगा कि आप कोई एनपीके जो आते हैं, जैसे जिसमें ज़्यादा पोटास होता है, जैसे 0050 एनपीके आता है, इसका आप स्प्रे कर सकते हैं, या 13045 का आप स्प्रे कर सकते हैं। अभी बालियाँ नहीं आई हैं या बालियाँ निकल रही हैं, निकलने के बाद भी पोटास का जो एनपीके आता है इसका आप स्प्रे कर सकते हैं। लेकिन दानेदार पोटास अगर आप डालते हैं मिट्टी में तो इस समय सही से काम नहीं करेगा। बुआई के समय पोटास आपको देना होता है, इस बात का ध्यान देना है, खासकर गेहूं की फसल में। अब चौथा कारण क्या होता है, पोटास की कमी अगर हो जाती है तो आपकी एक तो पौधे में बीमारी आने की संभावना ज़्यादा होती है। दूसरा क्या होता है कि तने कमज़ोर हो जाते हैं, फसल गिरने की संभावना बढ़ जाती है, बाली का दाना सही से नहीं आएगा, बालियाँ छोटी पतली कमज़ोर दिखाई देंगी, दाने एकदम दुबले पतले आपको दिखाई देंगे, उनकी मोटाई उनमें चमक अच्छे से नहीं आ पाता है। चौथा कारण हम बताने वाले थे, तो चौथा कारण होता है समय का ध्यान न रखना। जैसा कि मैंने शुरुआत में ही आपको बताया, सभी खादें अगर आप डालते भी हैं लेकिन सही समय पे नहीं डालते हैं तो भी आपको ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलेगा। फास्फोरस बुआई के समय, पोटास बुआई के समय देना है। नाइट्रोजन हो सकता है आप डीएपी डालें, तो नाइट्रोजन आप मान लीजिए बुआई के समय ना भी डाल पाए हों तो 2-4 दिन के बाद आप डाल सकते हैं, लेकिन फास्फोरस पोटास ये 2 खाद बुआई के समय ही आपको डालना है, इस बात का आपको ध्यान देना है। नाइट्रोजन आप बाद में भी, मतलब बुआई के समय अगर आप डीएपी डाले हैं तो कुछ नाइट्रोजन की पूर्ति तो उससे हो ही जाएगी, तो 2-4 दिन या 1 सप्ताह के आसपास भी आप पहली बार यूरिया डाल सकते हैं। लेकिन शुरुआत में डाल देने से क्या होता है कि पौधे में शुरुआती अवस्था में ही नाइट्रोजन की कमी कई बार देखी जाती है, तो वो कमी आपके पौधे में नहीं हो पाएगी अगर आप बुआई के समय यूरिया डाल देंगे। इन बातों का आपको ध्यान देना है। समय से सब कुछ करना है, समय से आपको बुआई भी करना होता है। कई बार हम देर से बुआई करते हैं जिससे भी हमें उत्पादन में कमी देखने को मिलती है। वैरायटी के हिसाब से, अपने क्षेत्र के हिसाब से आपको ये सब चीज़ें ध्यान देना होता है। तो अगेती वाली वैरायटी अगेती में लगाइए, पिछेती वाली वैरायटी पिछेती में लगाइए। कई बार क्या होता है कि हम पिछेती वाली वैरायटी अगेती में लगा देते हैं, उससे भी कुछ दिक्कतें आ जाती हैं। तो चौथा कारण होता है समय पे ध्यान न रखना। पांचवा कारण होता है पानी यानी सिंचाई। अगर आप सही समय पे सब कुछ डाल भी देंगे लेकिन अगर आप पानी के ऊपर ध्यान नहीं देंगे तो भी आपका सब बेकार हो जाएगा। अगर पानी की कमी हो जाएगी, कोई भी खाद सही से काम ही नहीं करेगा, उल्टा आपको नुकसान हो जाएगा, आपकी फसल ख़राब हो सकती है। अगर पानी की कमी में आपने जो है किसी खाद का इस्तेमाल कर दिया तो पानी आपको विशेषकर ध्यान देना है। खासकर पहला सिंचाई गेहूँ के लिए बहुत ही मायने रखता है। पहला पानी हम लगाते हैं जड़ अवस्था में, जड़ अवस्था यानी क्राउन स्टेज बोलते हैं। उस समय छत्रक जड़ों का निर्माण होना स्टार्ट होता है और ये अवस्था आती है 20-25 दिन के आसपास। तो इस समय पानी की कमी आपको नहीं होने देनी है। लेकिन पहला पानी बहुत किसान साथी बहुत भर देते हैं, बहुत ज़्यादा लगा देते हैं, जिससे भी नुकसान होता है। तो पहला पानी गेहूँ की फसल में हल्का हल्का लगाना होता है। 20-25 या अधिकतम 30 दिन तक आपको सिंचाई कर ही देना चाहिए नमी के हिसाब से। अगर पहले कमी आपको दिखती है नमी पानी की तो आप 18 दिन पे भी, 20 दिन पे भी सिंचाई कर सकते हैं।
सकते हैं। अपने क्षेत्र के, अपने मिट्टी के कंडीशन के हिसाब से आपको सिंचाई करना है। और कई जगह पे होता है क्या कि पानी जल्दी सूख जाता है, कई जगह पे देर तक रहता है, तो उस हिसाब से आपको चेक करना है। गेहूं में कभी भी पानी भर के नहीं रखना होता है। पहला पानी अगर आप बहुत ज़्यादा भर देंगे तो उत्पादन में आपको निश्चित ही कमी देखने को मिलेगी, फसल पीली हो जाएगी। और ये जो पानी वाला पीलापन है, ये किसी भी दवा, किसी भी खाद से ठीक होने वाला नहीं है, इस बात का आपको ध्यान देना है। तो पांचवा कारण हो गया समय से सिंचाई ना करना। पहला पानी 20-25 दिन पे, दूसरा पानी 40-45 दिन पे, इसी के मतलब इसी के ऐसे ऐसे आपको 20-25 दिन पे या फिर अपनी मिट्टी के हिसाब से सिंचाई आगे करते रहना चाहिए। छठवां कारण होता है जिंक का सही समय पे प्रयोग ना करना। अब जिंक के ऊपर हमने कंप्लीट वीडियो भी बनाया हुआ है, आप ज़्यादा जानकारी के लिए मेरी वह वीडियो भी आप देख सकते हैं। अब जिंक डालने का सही समय आखिर क्या है, क्योंकि हम बुआई के समय डीएपी, एसएसपी या सिंगल या फिर एनपीके डालते हैं जिसमें फास्फोरस होता है, तो हम बुआई के समय तो हम जिंक मिट्टी में डाल ही नहीं सकते। तो मेरे हिसाब से सबसे बढ़िया क्या है, अगर आप जिंक की पूर्ति करना चाहते हैं तो जिंक का आप स्प्रे विधि से प्रयोग करिए, जिंक का आप छिड़काव करिए, इससे इसकी ज़्यादा मात्रा पौधे प्रयोग कर पाएंगे। और सबसे बढ़िया है, अगर आप स्प्रे करते हैं तो 2 या 3 बार आपको स्प्रे करना पड़ेगा। पहले बार पहले पानी पे, अक्सर हम पहले पानी पे यूरिया के साथ जिंक डालते ही हैं, तो उसी के साथ आपको स्प्रे करना है, मिट्टी में नहीं डालना है। पहली बार पहली सिंचाई पे, दूसरी बार दूसरी सिंचाई पे, और आखिरी बार अगर आप 3 बार डालते हैं तो बाली आने से पहले जिंक डालने से बहुत फ़ायदे देखे गए हैं। बालियों का विकास और अच्छे से होता है, भोजन का निर्माण और अच्छे से होता है। तो जिंक का आप स्प्रे विधि से प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप 33% वाला जिंक डालना चाहते हैं वो भी डाल सकते हैं, 21% वाला वो भी डाल सकते हैं, 12% वाला एक जिंक आता है उसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो अगर आप 33% वाला जिंक स्प्रे करने वाले हैं तो एक बार में आपको इसकी 700 ग्राम मात्रा लेनी चाहिए। अगर आप 21% वाला जिंक सल्फेट स्प्रे करने वाले हैं तो इसकी 1 किलो मात्रा आपको लेनी है। 33% वाला जिंक सल्फेट आता है, 21% में भी जिंक सल्फेट आता है, एक जिंक आता है चिलेटेड वाला। या यहाँ पे ध्यान ये भी देना है कि अगर आप जिंक सल्फेट का स्प्रे करने वाले हैं तो साथ में आपको यूरिया मिलाना पड़ेगा। 1, 2 या 3 किलो दानेदार यूरिया मिलाइए। अगर आप यूरिया नहीं लेना चाहते हैं तो बुझे हुए चूने का पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक जिंक और आता है चिलेटेड रूप में, जो 12% वाला होता है, एडीटीए वाला होता है, इसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इसकी लगभग 100 से 120 ग्राम मात्रा पर एकड़ के हिसाब से आप लीजिए। इसके साथ भी आप चाहें तो यूरिया मिला सकते हैं, बुझे हुए चूने का पानी मिला सकते हैं, या फिर कोई भी खाद एनपीके वगैरह के साथ मिला सकते हैं। ध्यान ये भी रखना है कि अगर आप कोई फास्फोरस वाला एनपीके मिलाने वाले हैं तो अलग अलग बर्तन में घोलिएगा। इकट्ठा अगर आप घोलेंगे तो कोई भी चीज़ काम नहीं करेगा, लेकिन जिंक सल्फेट को आप फास्फोरस वाले किसी भी खाद के साथ स्प्रे नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक तो हो गया जिंक आपको स्प्रे करना है, पहली बार पहले पानी पे, दूसरी बार दूसरे पानी पे, और अंतिम बार यानी 3 बार आपको डालना है। अंतिम बार बाली आने से पहले गबोड अवस्था में डालिए। यहाँ पे अगर आप मिट्टी में जिंक डालते हैं तो पहले पानी पे आपको देना होता है 33% वाला जो जिंक सल्फेट आता है 5 से 7 किलो, या फिर 21% वाला जिंक सल्फेट 8 से 10 किलो। पहली सिंचाई के बाद जब आप यूरिया डालते हैं उसके साथ आप प्रयोग कर सकते हैं। बेहतर है कि आप स्प्रे कर दीजिए। तो ये तो हो गया कि हाँ, आपको जिंक का सही समय पे इस्तेमाल करना है। बुआई के समय आप जिंक नहीं डाल सकते हैं। अब ऐसा भी नहीं कि बुआई के समय नहीं डाल सकते तो 2-4 दिन के बाद आप डाल सकते हैं। कम से कम 20 दिन का अंतर आपको लेना होता है। अगर आप कोई फास्फोरस वाली खाद डालते हैं तो उसके 20 दिन के बाद ही आप जिंक मिट्टी में डाल सकते हैं। 7वां कारण होता है घुलनशील खादों का इस्तेमाल ना करना। घुलनशील खादें भी हमें बढ़िया पैदावार देने में काफ़ी योगदान करती हैं, तो अपनी फसल की कंडीशन के हिसाब से इनका भी इस्तेमाल करते रहना चाहिए। कल्ले निकलते समय एनपीके 19-19-19 बढ़िया काम करता है। बाली आने से पहले एनपीके 052-34 बढ़िया काम करता है, और बाली निकलने के बाद एनपीके 0050, ये 2-3 एनपीके तो आपको डालना चाहिए जिससे आपको लाभ मिलेगा। इसके साथ साथ बोरोन वगैरह भी आप डाल सकते हैं। बोरोन 20% वाला लगभग 100 ग्राम जब आप 052-34 डालते हैं गबोड अवस्था में, यानी बाली आने से पहले, उस अवस्था में जो है बोरोन डालने से परागण वगैरह अच्छे से होता है, जिससे बढ़िया काम करती है ये सारी चीज़ें। 8वां कारण होता है सही वैरायटी का चयन न करना। वैरायटियाँ अपने क्षेत्र के हिसाब से ही आपको चुनना पड़ेगा। अगर कोई वैरायटी बहुत अच्छा उत्पादन देती है लेकिन आपके क्षेत्र के लिए अनुमोदित नहीं है तो उस वैरायटी का चुनाव करेंगे तो उत्पादन हमेशा आपको कम ही मिलेगा। इस बात का ध्यान देना है। तो अपने क्षेत्र के हिसाब से वैरायटी का चयन करिए। अब वैरायटी यानी जो किस्में होती हैं इसमें बहुत धोखाधड़ी भी होती है, हमें अच्छी किस्में नहीं मिल पाती हैं। कई बार हम लेने कुछ जाते हैं, हमें मिलता कुछ और है। तो आपको अच्छे से खोजबीन करके प्रमाणित संस्थाओं से ही या अच्छे किसान भाई से ही बीज की खरीदारी करनी चाहिए, अन्यथा बीज ही अच्छा नहीं रहेगा तो कहाँ से हमें अच्छा उत्पादन मिलेगा। 9वां कारण होता है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी। आजकल हमारे खेत में सूक्ष्म तत्व की कमी भी काफ़ी ज़्यादा देखी गई है। इनकी कमी से भी हमें उत्पादन कम मिलता है। तो
अच्छी कंपनी का माइक्रो न्यूट्रिएंट भी आप यूज कर सकते हैं, जो बढ़िया काम करेगा आपकी फसल में। इनकी कमी होने से भी कल्ले फुटाव कम होता है, पौधे की बढ़वार कम होती है, उपज में कमी काफ़ी देखी गई है। तो इसका भी इस्तेमाल आप शुरुआती अवस्था में ही कर दीजिए, कल्ले निकलने के समय के आसपास, यानी पहले पानी के बाद आप कोई भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स अच्छी कंपनी का आप डाल सकते हैं, जिससे आपकी फसल में बढ़िया सी ग्रोथ होगी, कल्ले अच्छे आएंगे और भविष्य में बढ़िया उत्पादन भी मिलेगा। 10वां कारण होता है उचित देखभाल न करना, उचित देखरेख न करना। आप अगर खेत में जाएंगे ही नहीं तो आपको ऐसे कैसे पता रहेगा कि हमारी फसल कैसी है, अच्छी है या नहीं है। दूसरों के सहारे पे मत रहिए, खुद जाइए। अगर आप खुद से खेती नहीं करते हैं तो कम से कम देखभाल तो कर ही सकते हैं। खेत में जाइए, देखिए, पानी की कमी हो तो सिंचाई करिए, किसी खाद की कमी आपको लगती है, पीलापन लगता है तो आप चेक करिए, अगर किसी बीमारी का अटैक होता है तो उससे संबंधित दवा का इस्तेमाल करिए। कोई जो बीमारी है या कीट है इकट्ठा पूरे खेत में नहीं फैलता है, कोई एक जगह से फैलता है। तो अगर आप देखभाल करेंगे तो आप शुरुआती अवस्था में ही नियंत्रण करेंगे तो दवाओं के ऊपर खर्चा भी कम होगा और आप जो है उसका आपका नुकसान भी उससे कम होने वाला है। तो अगर आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान देते हैं तो आप भी गेहूं में बढ़िया उत्पादन अवश्य ले पाएंगे। आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना। किसान साथियों, वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।